आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ। पिछली क्लास में हम लोग बात किए थे कि गॉस लॉ पढ़ना क्यों जरूरी है, राइट ना। तो गॉस लॉ कैसे आए थे भाई, गॉस साहब से मुलाकात कैसे हुई थी, अगर उसको हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग इंटीग्रेशन के जाल में फंस गए थे, राइट ना। तो फिर हम लोगों ने रोना चालू किया था कि भैया इंटीग्रेशन से बचा लो, राइट ना। तो जब हम लोगों ने रोना चालू किया तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था गॉस, उन्होंने कहा भैया हम बचा लेंगे लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। हमने कहा था भाई ठीक है चलो पढ़ा दो, क्या एक्स्ट्रा होगा, बहुत कॉम्प्लिकेट ना होना चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बहुत सिंपल रहेगा, डरने की जरूरत नहीं, राइट ना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई गॉस लॉ, है ना। तो गॉस एक साइंटिस्ट है जो आए हैं कुछ बताने के लिए, राइट। तो इन्हें का मैंने नाम लिख देता हूं मैं कि बताना क्या क्या चाहते हैं, इनके अंडर में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा गॉसेस लॉ में। सबसे पहले इन्होंने कहा भाई कि एक टर्म आपको जानना पड़ेगा। क्या बोला इन्होंने कि आपको एक टर्म जानना पड़ेगा जिसको बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं? फ्लक्स। अभी फ्लक्स जो है ना वो बेसिकली इन्होंने कहा कि यही पढ़ लो, हर तरह के फील्ड के लिए डिफाइन होता है। तो उन्होंने कहा कि इसका आप नाम दे सकते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हैं तो इसका नाम दे दीजिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब मैग्नेटिक फील्ड में जाइए तो उसका नाम दीजिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, वहां भी पढ़ना है। और जब तीसरा आप ग्रेविटेशन में जाइए तो उसका नाम दीजिए ग्रेविटेशनल फ्लक्स। 3 जगह फील्ड हम लोगों ने देखा, राइट ना। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले फ्लक्स जनरल साहब का एक ही तरीके से डिफाइन होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक का हो, चाहे वो मैग्नेटिक का हो, चाहे वो ग्रेविटेशन का हो। तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, राइट ना। तो पहला हेडिंग है इसमें गॉसेस, इसी लॉ के अंदर में इन्हीं से ये कहानी आनी है हम लोग को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको लोग फाई ई कुछ लोग लिखते हैं, हम फाई क्यों लिख देते हैं चलेगा, फाई लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट ना। देखो भाई होता क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड with an area is equal to electric flux associated with an area is equal to number of electric field lines crossing the surface perpendicular to it, right। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है आपको कि भाई किसी भी सरफेस से कितनी लाइनें पास करेंगी, उन सारी लाइनें को जोड़ करके हम लोग क्या बोलते हैं भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी एरिया के परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ चीजें और जाननी पड़ेगी कि एरिया क्या एक वेक्टर चीज होती है या स्केलर होता है, राइट। तो ध्यान समझना यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे 11th क्लास में आपने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्या पढ़ा था? एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी क्या देता था भाई, अगर ए और बी दो साइड होते थे पैरेललोग्राम के तो आपको पता होना चाहिए ए क्रॉस बी जो देता था वो एरिया देता था। क्या देता था डियर? एरिया देता था। किसका? पैरेललोग्राम का। एप्लीकेशन में था वहां पे, है ना। 11th क्लास में आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ए क्रॉस बी जो होता है वो एरिया देता है किसका भाई? पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम एक प्लेन एरिया है, राइट। तो यहां ध्यान से समझो, जो प्लेन एरिया होता है चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, वो हमेशा वेक्टर होता है। क्या होता है? वो वेक्टर होता है। लेकिन कर्व एरिया होता है, जैसे मान लो हमारे पास एक स्फीयर है, तो आपको पता है कि स्फीयर का एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। आप पूछे कि भाई अगर ये वेक्टर है, अगर एरिया वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन किधर है? तो बोलेंगे भैया ये बड़ा सा एरिया है, ये वेक्टर नहीं है। हाँ लेकिन छोटा सा एरिया ले लेता है। अगर इसी पे आपने किसी ने कहा हम ये छोटा सा एरिया लेंगे, या आपने कहा एक प्लेन एरिया हम लेते हैं बड़ा सा भी, या छोटा सा भी प्लेन एरिया लेते हैं, तो ये सब वेक्टर होंगे। लेकिन ये जो कर्व एरिया है वो हमेशा स्मॉल रहेगा तो वेक्टर, और लार्ज हो जाएगा तो भैया स्केलर, क्योंकि उसका डायरेक्शन हम लोग बता नहीं पाएंगे, ठीक। तो वो कि वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आता था वो ए के भी परपेंडिकुलर, बी के भी परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो प्लेन होता था इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ भी ले सकते हैं। वो ए क्रॉस बी से निकाला या बी क्रॉस ए से निकाला, राइट ना। तो बेसिकली इसका जो एरिया होता है, जिसको एरिया वेक्टर बोलेंगे हम लोग, वो एरिया के जो आपको एरिया दिखाई देता है उसके परपेंडिकुलर होता है, राइट ना। अब यहाँ पर अगर कोई पूछेगा इस छोटे से एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, तो आप बोलेंगे कि इसका एरिया का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा सर, ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, डेफिनेटली ये रेडियस जाएगा, राइट ना। अब अगर सर ऊपर इधर भी तो परपेंडिकुलर है, नीचे की तरफ ले लेंगे तब भी तो परपेंडिकुलर, ये भी ले सकते हो, तो ले सकते हो नो डाउट, बट एक टेंडेंसी है लेने की, राइट ना, कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, कौन सा सरफेस? क्लोज सरफेस। क्लोज का मतलब जिसके अंदर आप नहीं घुस सकते,
क्लोज वही हुआ भाई, बंद कर दे कमरा चारों तरफ से, फिर कहीं जाओ घुस जाओगे क्या, नहीं ना। तो क्लोज सरफेस जो होता है उसको हम लोग बाहर से देखते हैं, इसलिए आउटवर्ड नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आउटवर्ड, ये हम लोग एरिया वेक्टर है। लेकिन अगर ओपन है, ओपन का मतलब इसके अंदर बाहर देख सकते हैं, जैसे ये हाथ है, इसका ये एरिया है, तो आप इसका एरिया वेक्टर किधर लेंगे, आपकी मर्जी, आप इधर ले सकते हैं, आपकी मर्जी आप इधर भी ले सकते हैं, ठीक है। आप हाथ को इधर से भी देख सकते हैं, आप हाथ को इधर से भी देख, इधर से देखेंगे बोलेंगे आपकी तरफ, इधर से देखेंगे बोलेंगे आपकी तरफ, आउटवर्ड नॉर्मल, करेक्ट ना। लेकिन अगर ये क्लोज हो जाए, मुट्ठी बंद कर दिया, तो अंदर तो ना घुस सकते हो भाई, जब भी देखोगे इधर से देखोगे तो बोलेंगे भाई ये वाला डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन, जो भी एरिया रहेगा हमेशा उसके परपेंडिकुलर। तो ऐसे दो चीजें समझनी है कि एरिया, स्मॉल एरिया वेक्टर है, स्मॉल एरिया वेक्टर है, लार्ज एरिया अगर वो प्लेन है तो वेक्टर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हम लोग बता पाते हैं। कर्व अगर है तो लार्ज एरिया को वेक्टर नहीं बोल सकते, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हर छोटे छोटे एरिया का अलग अलग डायरेक्शन होता है। इज इट क्लियर? तो फंडा क्लियर होना चाहिए। तब हम कि फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होगी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग द सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट ना। अब वो कि भाई इसको न्यूमेरिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर आप न्यूमेरिकली इसको कहीं से देखना चाहते हैं तो आप एक सरफेस लीजिए, कोई भी ओपन सरफेस जैसा भी, इसमें छोटा सा एरिया लीजिए और उसका वेक्टर दिखाइए डीएस वेक्टर। क्या दिखाएंगे, एरिया वेक्टर डीएस, इसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर यहाँ पे इधर की तरफ है, उधर नहीं है, इधर डीएस वेक्टर है, तो आपको पता है इसका दो कंपोनेंट आप कर सकते हो, वो कंपोनेंट इधर की तरफ और एक कंपोनेंट टेंजेंट का, टेंजेंट वाला कभी इसको क्रॉस नहीं करेगा, इसलिए ये वाला कंपोनेंट चाहिए होता है। तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट जो होता है आपको पता है वो डॉट प्रोडक्ट से आता है, तो आप लिखेंगे डी फाई फ्लक्स, जो इस डीएस एरिया से फ्लक्स लिंक करेगा, दैट इज इक्वल टू ई डॉट डीएस। ई डॉट डीएस होता है ई डीएस कॉस थीटा, ए डॉट बी आता है ना सबको, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, ई डॉट डीएस का मतलब ई डीएस कॉस थीटा, अगर इनके बीच का एंगल थीटा होगा तो, राइट ना। फिलहाल मैं उसको लिख नहीं रहा हूं, ऐसे रखूंगा। अगर टोटल फ्लक्स निकालना है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से आया है, राइट ना। इसको सीधा सीधा इंटीग्रेट करना बिना कुछ देखे, सीधा ई डॉट। तो कहीं भी फ्लक्स निकालने का एक तरीका है भाई, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस। इज इट ओके? अब देखो वह क्या भाई, जो गॉस साहब आया था किस लिए थे, इसलिए थे इंटीग्रेशन से बचाना, दे क्या रहे हैं इंटीग्रेशन। तो हम लोगों ने कहा भैया ये तो ठीक नहीं है सर, हम लोग नहीं पढ़ेंगे ये बात आपकी। बोले नहीं डरो नहीं, सिर्फ लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। अब जब ध्यान से देखो ये कौन सा इंटीग्रेशन है, सरफेस इंटीग्रेशन, एस लिख देना चाहिए, बेटर रहता है, ताकि पता लगे कि सरफेस का डीएस डिस्प्लेसमेंट ना है, सरफेस एरिया 2D का फिगर, राइट ना। सरफेस इंटीग्रेशन लिख देना बेटर रहता है। इज इट ओके? तो फ्लक्स क्या हो गया भाई, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस, राइट। अब इसमें अगर कोई केस ले ले, है ना, केस का मतलब हो गया बेटा कि ये कंडीशन लग जाए, वो कंडीशन लग, अगर ई कांस्टेंट हो, आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई कांस्टेंट। ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में कांस्टेंट है, मतलब ना मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए ना ही डायरेक्शन। दूसरे वर्ड में बोले बेटा जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पे यूज करोगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड को हम लोग पैरेलल लाइन से दिखाते हैं, कोई भी फील्ड हो अगर वो यूनिफॉर्म है तो उसको कैसे दिखाया जाता है, पैरेलल लाइंस जो इक्वली डिस्टेंस पे हो, राइट ना। तो अगर कहीं पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी ना मैग्नीट्यूड बदल रहा ना ही डायरेक्शन, तो आपको पता है जो कांस्टेंट होता है ना वो इंटीग्रेशन से हमेशा बाहर आ जाता है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा ई, राइट। और इसका इंटीग्रेशन होगा किसका भाई, केवल डीएस का, सरफेस इंटीग्रेशन, राइट ना। अब जरा इंटरेस्टिंग सी बात है कि वेक्टर इंटीग्रेशन क्या होता है, हम लोग इंटीग्रेशन स्केलर जानते, ध्यान रखिएगा, राइट ना। अब यहाँ पे कौन सा इंटीग्रेशन करना है, वेक्टर, तो हम लोग लिख देते हैं कि फाई है क्या, मान लो हमारे पास अगर कोई फिगर है ऐसे ही, अब हेमी जरूरी नहीं, छोटा सा भी पोर्शन ले सकते हैं हम लोग। अगर ये डीएस वेक्टर है कहीं पे ऐसे, ये सारे डीएस वेक्टर का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो जो वेक्टर इंटीग्रेशन आता है बेटा वो आता है, बात करते हैं ई डॉट डीएस का इंटीग्रेशन, आप एस लिख सकते हैं। लेकिन ये एस होता क्या वो बताना जरूरी है। ये जो एस होता है बेटा ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया।
ये हम लोग 11th क्लास में भी जब एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल लिए थे वहां पे भी बात किए हुए, राइट ना। फिर से लिख देते हैं, ध्यान समझ, वही बताया कि ये चैप्टर आपका पूरा 11th रिवाइज कराता रहेगा जगह जगह। तो मैं आप फिर से देखो, डीएस का इंटीग्रेशन जो होगा क्या हो जाएगा, एस, और वो कौन सा एस भाई, क्रॉस सेक्शन एरिया लेना, ध्यान देना, ये कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शन। अब डायरेक्शन किधर होगी, देखो ये क्रॉस सेक्शन होता कटा हुआ, सीधा सा कटा हुआ एरिया, राइट। ये है कटा हुआ एरिया, राइट ना। अगर इसका देखेंगे सब, देखो डीएस डीएस सारे इधर की तरफ है, तो हमेशा कटा हुआ एरिया जो होगा इसका ये हो गया एरिया, प्लेन एरिया दिखाई दे रहा है, इसका डायरेक्शन हमेशा जिधर कर्व सरफेस होगा उसी डायरेक्शन में दिखा, ये है एस। इज इट ओके, समझ में आ रही बात। अब ये डीएस का जो यहाँ पे जो एस लिखा हुआ है, ध्यान रखना ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। कौन सा एरिया बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया। इज इट क्लियर। अब इसको आप यहाँ पे जो 11th में लिखे थे फिर से एक बार लिख सकते हैं कि मान लो अगर हेमीस्फीयर ले लिया हम लोगों ने ऐसे, करेक्ट, पूरा का पूरा, और यहाँ पे अगर डीएस वेक्टर कोई दिखा दिया हम लोगों ने, किसी ने कहा भाई इसका रेडियस दिया हुआ बेटा आर, बोला बताइए इंटीग्रेशन डीएस वेक्टर का क्या होगा। ये आपको पता है डिस्क दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, डिस्क। आप कर सकते हैं रिंग, खाली है, सॉलिड है, जैसा भी हो, तो आप क्या लिखेंगे भैया उसको, क्रॉस सेक्शन एरिया, कटा हुआ एरिया, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर कोई बेटे बोल दे कि डीएस का कितना होगा, किसका है, डीएस, अब यहाँ वेक्टर ना लगा हुआ है, क्या लगा है, स्केलर, करे कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डीएस स्केलर। तो क्या करोगे भाई, सब एरिया को स्केलर सम करोगे, यू विल गेट द कर्व एरिया। क्या पता लगाओगे भाई, कर्व एरिया, तो ये 2 हेमिस्फीयर का कर्व एरिया, हाउ मच, 2 पाई आर स्क्वायर। Then you know that it is nothing, it's a cross section area, ये जो लिखा हुआ है क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये जो होगा ये कर्व एरिया होता है। ये क्या होता है, कर्व एरिया, कर्व सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं, एरिया भी लिख सकते हैं। इज इट ओके। तो ध्यान से देखो यहाँ पे दो चीजें, ये 11th क्लास में भी पढ़े थे, अभी भी पढ़ लेते हैं, दोबारा से समझ लेते हैं इसको, कि कहीं पे भी डीएस वेक्टर का अगर बहुत नहीं करना पड़ेगा, देखो इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा, डीएस वेक्टर याद रखना, डीएस वेक्टर है, अगर इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप तो क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है। क्या लेना है, कटा हुआ एरिया जो दिखाई दे वो एरिया आपको लिख देना है। और अगर यहाँ पे मान लो उसके ऊपर वेक्टर नहीं, स्केलर सब कहीं पे इंटीग्रेशन आता है, हो सकता है कहीं पे आ जाए, तो उसका मतलब होगा कर्व सरफेस एरिया, राइट ना, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। ये है कर्व सरफेस एरिया के बारे में लिखा हुआ। अब अगर मैं इसको चेक करने के लिए पूछ दूं कि यही मान लो फिगर जो है जिसमें ये पूरा का पूरा जो है कंप्लीट स्फीयर है, क्या है डियर, कंप्लीट स्फीयर फाई, ऐसे हमने क्या बता भैया, अब क्या होगा इसका डीएस का सम यानी इंटीग्रेशन। तो आपको पता है कि इसमें कहीं पे कोई भी कटिंग है नहीं, राइट ना। तो आप क्या लिखोगे इसका बेटा, लिखोगे 0। कितना लिखोगे, 0। इट हैज नो क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट। डीएस वेक्टर कहीं भी दिखा सकते हैं, ये है डीएस। कहीं पूछ दे इंटीग्रेशन डीएस ये कितना होगा, तो आपको पता है कर्व सरफेस आएगा, है ना। तो इस स्फीयर का ध्यान रखना, देखने में स्फीयर, रिंग, डिस्क सब एक जैसा दिखाई देगा, ये स्फीयर लिया हुआ है, हॉलो हो सॉलिड हो सरफेस में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस स्फीयर का जो कर्व एरिया आता है, आई थिंक एवरीवन नो दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले समझ लेना एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, एरिया वेक्टर, क्योंकि बार बार फ्लक्स लिखना है तो एरिया का कॉन्सेप्ट आएगा। तो पहला हम लोगों ने जाना कि स्मॉल एरिया वेक्टर होता है, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन को ही हम लोग एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेंगे, आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन को ही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेंगे, राइट ना। और उसके बाद जो है उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, तो अगर वेक्टर फॉर्म में करना पड़े कहीं इंटीग्रेशन, मौका मिल जाए तो इजी पड़ जाता है, तो आपको पता है उसकी वैल्यू जो है क्रॉस सेक्शन एरिया आता है। और अगर स्केलर फॉर्म में करना पड़ जाए तो आपको पता है उसका एरिया क्या आता है, कर्व एरिया आता है, या वट एवर द एरिया होता है, राइट ना। इज इट ओके। तो अगर जरा बात करते हैं यार, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो फ्लक्स निकालते हैं। अब मान लो हमारे पास रेडियक स्फीयर, हेमिस्फीयर दिया हुआ ऐसे, ध्यान से देखना, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में रखा हुआ, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया हुआ E,
और इसका रेडियस दिया हुआ, इस रेडियस इज गिवन। फाइंड, क्वेश्चन लिख लो, एग्जांपल है बेटा, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with hemisphere. Find electric flux linked with hemisphere. Is it okay? अब देखो सिंपल सा करना है, आपको पता है कि यहाँ का एरिया वेक्टर हर जगह अलग, यहाँ का एरिया वेक्टर इधर की तरफ है, यहाँ का अलग है, अलग अलग डायरेक्शन में है, तो इंटीग्रेट नहीं करना, आपको समझ लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से, यूनिफॉर्म। तो अभी हम लोगों ने निकाला था, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फाइल बहुत आसानी से लिखेंगे हम लोग, ई डॉट एस, क्या लिखेंगे, ई डॉट एस। आई होप यू अंडरस्टैंड, एस इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये होगा बेटा, तो ये सब डीएस को हटाने की जरूरत नहीं रही हमें, इस हेमिस्फीयर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो ये होगा, और इस क्रॉस सेक्शन एरिया का जो परपेंडिकुलर जिधर जो डायरेक्शन आएगा डीएस का, एस का, बेसिकली वो ये होगा, राइट। अब देखो ये एस की जो डायरेक्शन आई है और जो ई की डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, एस और ई एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई, इट इज ई इंटू एस इंटू कॉस 0, पैरेलल है तो 0 डिग्री। ई की वैल्यू ई ही दिया हुआ है बेटा, एस की वैल्यू आप जान गए हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया है पाई आर स्क्वायर एंड कॉस 0 इज 1। नाउ हाउ मच इट इज, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। इज इट ओके? तो ये कहानी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसी में एक दूसरा लिख लो, एक दूसरा क्वेश्चन भी इसी में देते हैं, देखो उसमें आप क्या करते हैं। मान लो यहाँ पे यही स्फीयर इस तरीके से बना होता है, हेमिस्फीयर, तो कहता भाई बताइए कितना फ्लक्स होगा, क्या पूछता, कि बताइए इसमें कितना फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड है, रेडियस वही लिया हुआ है, कितना आर। तो देखो वो सिंपल सा स्टोरी है, आप ना पता है कि अगेन ये आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ही रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यही फार्मूला लगाओगे, ई डॉट एस। आपको पता है इस बार एस का जो डायरेक्शन होगा ये है, कर्व सरफेस इधर आ रहा है, तो एस का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, इस डायरेक्शन में। और आपको पता अगर इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। क्या है, एंटी पैरेलल। तो यहां से आप सोल्यूशन लिखना चालू करेंगे, ये हो गया फाई का फार्मूला, क्या दूसरे के ऊपर हो गया ई डॉट एस, फिर क्या लिखोगे, ई एस कॉस, अब 0 नहीं लिखोगे बेटा, कितना लिखोगे, पाई या 180 डिग्री, कॉस 180, आई थिंक 180 लिखे, तुम लोग ज्यादा फेमिलियर हो, पाई से कंफ्यूजन होता है तुम लोगों को। 180 डिग्री हमें पता है कि आपको पता होता है, कॉस 180 इज -1, यहाँ पे 1 की जगह क्या हो जाएगा भाई, -1, और फिर आएगा माइनस में ई इंटू पाई आर स्क्वायर। इज इट ओके? तो कि फ्लक्स प्लस में भी आएगा, यहाँ भी आया था, फ्लक्स माइनस में भी आएगा। तो बेसिकली ध्यान से देखो, दोनों प्लस और माइनस फ्लक्स का मतलब क्या निकलेगा। देखो यहाँ पे फ्लक्स यहाँ पे ना सरफेस से बाहर निकलता दिखाई दे रहा है, कर्व सरफेस से देखो तो बाहर निकलता दिखाई दे रहा है, और यहाँ इसके अंदर घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली हम लोग ऐसे बोलते हैं आउट गोइंग फ्लक्स, है ना, आउट गोइंग फ्लक्स, उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फ्लक्स। और इनकमिंग फ्लक्स होता है वो क्या आता है, नेगेटिव। सॉल्व करके आता है, इसमें हम लोग इसको याद भी रख सकते हैं कि नहीं। अगर कोई ये कहते भाई कि सर आगे बढ़े ना, आउट गोइंग फ्लक्स को प्लस, इनकमिंग फ्लक्स को, अब कोई कहता सर कि स्फीयर को पूरा ही कर दीजिए ना, अब बताइए कितना होगा, तब आपको वैसे तो बता सकते हैं कि एस 0 हो गया क्योंकि कटा हुआ है नहीं कहीं, और यहाँ देख भी सकते हैं कि जितनी लाइनें इंटर की हैं वो सारी की सारी बाहर हो गई। तो ये वाला फ्लक्स बोला जाएगा माइनस और ये वाला फ्लक्स बोला जाएगा प्लस। तो यहाँ जितना है उतना ही वहां पे है, दोनों को जब सम करोगे तो एक माइनस में है, दूसरा प्लस में है, टोटल कितना आएगा 0। या सीधा सीधा देख भी सकते हैं यार, ये लाइन यहाँ से पास की और सीधा सीधा निकलता चला गया। इज इट ओके? हाँ ना बोले ना, तो यहाँ पे सीधा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कि फ्लक्स होता क्या है, ये नंबर ऑफ लाइन की काउंटिंग है, सीधे सीधे बोला जाए समझने के लिए, ये जो लाइनों की काउंटिंग है जो इस सरफेस को क्रॉस करेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सरफेस के, और वो इसकी वैल्यूज आती है, राइट ना। अब जहां पे ये यूनिफॉर्म नहीं होगा वहां तो फिर बेसिक है इंटीग्रेशन, वही करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन वैसा भी कर ले, हालांकि कहोगे सर इंटीग्रेशन से बचाने के लिए इनको बुलाए थे आप,
तो एक आध तो करना पड़ेगा, वो भी किया हुआ है तो बहुत जल्दी समझ जाओगे। मान लो कहीं पे दे दिया बेटा कि हमारे पास ना एक डिस्क है, क्या दिया हुआ है, बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर मैं एक छोटा सा ले लेता हूँ ताकि आपको फंडा समझ में आ जाए। बोला कि मान लो हमारे पास एक डिस्क है, ऐसे इस डिस्क के एक्सिस पे ये रिजल्ट आएगा, ध्यान रखना ये रिजल्ट पहले भी आया हुआ है वैसा ही आएगा। यहां पे कहेगा चार्ज क्यों रखा हुआ है, कह रहे बताओ अगर इसका रेडियस, टोटल रेडियस जो बेटा वो कैपिटल आर है, तो आप बताइए कि इससे कितना, ये ऐसे रिंग कैसे रखा हुआ है, ये इस तरीके से, इसका प्लेन जो है वो इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, ये वाला पोर्शन ऊपर और ये वाला पोर्शन पीछे, राइट। सेंटर वाला ये जो लाइन है ये वाली बोर्ड पे आएगी सिर्फ, बाकी सब बोर्ड के ऊपर और बोर्ड के पीछे साइड, ठीक है। तो यहां देखो इससे पूछेगा भाई कि एक्स डिस्टेंस पे बताइए कितना फ्लक्स पास करेगा। इंटीग्रेट नहीं करेंगे, जरूरत नहीं, कहीं पूछता भी नहीं, आप इसको रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तरीका थोड़ा सा बताते हैं। जैसे अगर आप यहां से निकालना चाहेंगे तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यूज यहां होगा, अगर आप कोई रिंग बना देंगे ना तो पूरे रिंग पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा, हर पूरे रिंग पे ऐसे। और आप यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे कौन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल होता है, ऐसे ऐसे हर जगह। अगर इस छोटे से एरिया रिंग के देखना चाहेंगे तो रिंग के हर पॉइंट से ऐसा एक कोन टाइप का दिखाई देगा, और इस रिंग का एरिया वेक्टर इधर की तरफ आएगा, डीएस। इसकी वैल्यूज हम लोग बहुत पहले लिख चुके हैं, 2 पाई आर डी आर। ये इसका आर होता है और ये इसकी थिकनेस डी आर होती है ना, पहले किया हुआ है। फिर ई डॉट डी एस करोगे, इंटीग्रेट करोगे, ई की वैल्यूज यहां से पता है, मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूं, सीधे रिजल्ट लिखो, आपको याद रखना चाहिए रिजल्ट। अगर ऐसा कोई केस है तो फाइव इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, फाइव इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। अब पूछोगे सर ये कॉस थीटा क्या होता है, ये रिजल्ट भी आपको अभी दिखाएंगे, पिछली क्लास में हम लोग डिराइव किए हैं ये, है ना, तो वही तरह का डेरिवेशन है सेम। अगर कोई डिस्क है जिसे फ्लक्स निकालना, उसी फिगर को दोबारा बना रहे हैं बेटा, तो आप जिस पॉइंट पे चार्ज रखें, यहाँ पे चार्ज क्यू, इसको डिस्क से मिला दीजिए। डिस्क के हर पॉइंट से जब आप मिलाएंगे तो यू विल गेट हियर द कोन ऑफ एंगल, कौन एंगल, थीटा, राइट ना, यही थीटा है। आप इसको यहां पर रखिए, आपको पता लग जाएगा इससे कितना जाएगा। इज इट ओके, इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, कितना करेगा, Q डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा क्या है, कोण का एंगल। इज इट ओके। अब क्वेश्चन जरा ध्यान से सुन लेना है यहाँ पे ताकि कहानी क्लियर हो जाए। ये जो तरीका भी है डिराइव भी कर सकते हैं हम लोग, बट बहुत अननेसेसरी का डेरिवेशन करने से कोई फायदा नहीं। रीजन बता रहे हैं क्यों। आपने डिस्क पे चार्ज लिया था पिछली क्लास में, डिस्क में क्या लिया था हम लोगों ने, चार्ज, उससे इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, वैल्यू जाता सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। सेम रिजल्ट आता है, इंटीग्रेशन भी सेम है, जस्ट उल्टा। यहाँ क्या है, चार्ज दिया है, फ्लक्स निकालना है, वहां पे इस पे चार्ज दिया रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहेगा, बट जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है ना वो सेम आएगा, दोनों का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट सेम आएगा। ई डॉट डी एस करोगे, निकालोगे, सारी चीजें सेम आ जाएंगी। तो मैं चाहता हूं आप इंटीग्रेट नहीं करें, आप इसको याद रखें कि फ्लक्स कितना होता है। भाई ये फिगर याद रखिए कि अगर ऐसा कोई फिगर दिया है, कोई डिस्क है, पूछे से कितना फ्लक्स पास कर रहा है किसी पॉइंट चार्ज से, तो आप उसको मिलाइए, कोण का एंगल देखिए और यहाँ पर रिजल्ट रखिए, बोलिए कितना फ्लक्स पास करेगा। इज इट ओके, पक्का है। आ जाओ मिटाते हैं इसको। अब देखो भाई गॉस साहब का स्टेटमेंट है ना, इन्होंने बोला क्या था जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड आगे निकालेंगे, है ना, स्टेटमेंट इनका। ये तो हो गया फ्लक्स की डेफिनेशन। इन्होंने कहा पहले एक टर्म समझो जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर उसके बाद कहानी करेंगे हम लोग भाई कि अगर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो बताए आगे की कहानी क्या होगी, ठीक है। तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया, लिखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ अ क्लोज्ड सरफेस। वर्ड पे ध्यान देना, क्लोज्ड सरफेस, आप चाहे उसको अंडरलाइन कर दीजिए।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ अ क्लोज्ड सरफेस is equal to 1 by epsilon naught times 1 by epsilon naught times charge enclosed within the volume of surface, ठीक है। प्रैक्टिकल फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, क्या है, इन्होंने कहा भाई अगर कोई क्लोज सरफेस है, मान लेते हैं कोई ये क्लोज सरफेस है, क्लोज करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा अगर इससे फ्लक्स निकालना है आपको, है ना, क्या निकालना है, फ्लक्स। तो आपको पता है भाई कि मान लो बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, Q1, कुछ Q2, कुछ Q3, कुछ Q4, लाइक दैट, कुछ प्लस में कुछ माइनस में, अंदर है बाहर है चारों तरफ। तो उन्होंने कहा कि एक तरीका तो देखो फ्लक्स लिखने का भाई कि फ्लक्स जो होगा इस सरफेस से, वो तरीका तो है कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, और हर जगह जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का भी कुछ डायरेक्शन होगा, इधर ds वेक्टर लिख दिया गया परपेंडिकुलर, और यहाँ पे एरिया वेक्टर लिख दिया गया ds। बोला इससे इंटीग्रेट करके निकालोगे, जो भी हम लोग सीखे थे कि जो डेफिनेशन थी इसकी, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, राइट ना। कौन सा इंटीग्रेशन बताया गया था, सरफेस इंटीग्रेशन, और वो भी क्लोज है तो इसको ऐसे सर्कल दे देना है ताकि पता चल जाए कि सरफेस क्या है, क्लोज। कह रहा है बेटा कि अगर ये क्लोज सरफेस है, E डॉट ds से फ्लक्स निकाल कि किसके बराबर आएगा, ये इक्वल आएगा 1 by epsilon naught times Q इनसाइड, है ना। तो इनसाइड की जगह इनक्लोज्ड वर्ड यूज कर लेते हैं, राइट ना, EN इनका होता है इनक्लोज, इसके अंदर वाला, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ये गॉस लॉ को हम लोगों ने मैथमेटिकल टर्म में लिखा, तो उसके नीचे आप ये लिख लीजिए, और यहाँ पे फिगर भी बना सकते हैं, तो बनाइए इसको। अब यहाँ पे कोई आपसे पूछे कुछ ये कि यहाँ पे चार्ज इनक्लोज कितना लिखोगे, तो आपको पता है Q1 नहीं लिखा जाए क्योंकि इसके बाहर है, Q2 लिखा जाएगा, तो हाँ लिखा जाएगा क्योंकि अंदर है, Q3 लिखा जाएगा, हाँ। तो अगर आप कोई पूछेगा व्हाट इज द चार्ज इनक्लोज, तो बड़ी आसानी से बता दोगे भाई Q2 है, और ये माइनस में तो आप माइनस Q3 भी लिखेंगे, और वो सब तो बाहर है, तुमको लिखना नहीं भाई, ये डिवाइड बाई दिस इज द चार्ज इनक्लोज्ड। इज इट ओके। तो ये वैल्यूज यहाँ पे रखोगे तो कितना फ्लक्स होगा इससे पता लग जाएगा। इज इट क्लियर। ये हो गया गॉस लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा बोर्ड में लिखने के लिए आता है, राइट ना। व्हाट स्टेटमेंट गॉस लॉ, व्हाट इज गॉस लॉ, तो आप यही लिखेंगे जो भी स्टेटमेंट हम लोगों ने दिया, और ये मैथमेटिकल यहाँ तक लिख के दिखाएंगे। इज इट ओके। अब जैसे इसमें ना कुछ क्वेश्चन बनते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे बनेंगे, जरा कुछ क्वेश्चन सिंपल तरीके का पहले लिया जाए ताकि कुछ चीजें आपको क्लियर हो जाए। पूछा गया भाई कि फ्लक्स निकालने के कितने मेथड हुए, तो बोलेंगे 2 मेथड हो गए। एक फ्लक्स इससे निकल सकता है, किससे भाई, फाई किससे निकल के आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds क्लोज सरफेस, राइट। पूछा भाई कि दूसरा कैसे निकल जाएगा, फाई इसके बराबर भी आप लिख सकते हैं, चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तब भी फ्लक्स निकल के आ जाएगा। इज इट ओके। तो जब पूछेगा कि अगर इससे फ्लक्स निकालेंगे जब, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी दोनों ही ds लिख दिया हम लोगों ने, ये ds था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम लोग पूछा जाए यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमने लिया हुआ वो किसकी वजह से होगा, आया हुआ क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव में, कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया वो किसकी वजह से है। ऑप्शन क्या बनेगा देखो, Q1 की वजह से और Q4 की वजह से। दूसरा ऑप्शन बनेगा Q2 की वजह से एंड Q3 की वजह से। चौथा बनेगा इसके और इसकी वजह से। जो लास्ट ऑप्शन बनेगा कि सभी जो चार्ज हैं चारों Q1, Q2, Q3, Q4 सभी से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से लेंगे, तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर इसकी और इसकी वजह से लेंगे। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जब कहानी हमने बताई थी कि 2 लाइनें कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो रीजन वहां पे लिखवाया था, उसका मतलब ये होता है कि कहीं पे फील्ड का मतलब होता है नेट फील्ड। क्या होता है, नेट फील्ड। नेट फील्ड का मतलब फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, जितने भी चार्ज हैं सबकी वजह से। तो यहाँ पे ऑल चार्जेस का होता है चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना, जो इसमें इस फार्मूले में ई है, तो किसकी वजह से लिया जाएगा भाई, ड्यू टू ऑल चार्जेस, ड्यू टू ऑल चार्जेस। ये आया हुआ क्वेश्चन है, राइट ना, IIT में आया हुआ एडवांस में,
तब IIT के नाम से होता था, एडवांस के नाम से नहीं। लेकिन अब ये मेडिकल और हर जगह के लिए क्वेश्चन बन गया, वहीं से चलता है सीढ़ी धीरे धीरे। तो पूछा वही इलेक्ट्रिक फील्ड किसी वजह से लोगे, तो इसका आंसर क्या लिखोगे, ड्यू टू ऑल चार्जेस, राइट, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर। फिर पूछा वही चार्ज इनक्लोज लिखोगे तो कौन सा लिखोगे, तो हम लोग अभी देखे थे, किसको लिखेंगे, अंदर वाला केवल, Q2 माइनस Q3। तो यार होगा कि फ्लक्स इससे निकल के आएगा, तो इसमें तो आप सभी चार्जेस से फील्ड ले रहे हैं, और जब इससे लिख रहे हैं तो केवल अंदर वाला चार्ज ले रहे हैं। तो ये दोनों पूछेंगे ना भाई कि हमको क्यों नहीं इस वाले फार्मूले में कंसीडर कर रहे हो। यहाँ आप लिखते समय बोल रहे कि भाई चलो आओ तुमको भी कंसीडर कर लेते हैं, और जब यहाँ लिखने की बारी आई तो आप करें ना तुम नो को नहीं लिखना, तुम्हारा काम नहीं है। पूछेगा ना भाई, जब एडमिशन लिया था, देखो ये होता है जब आप ना एग्जाम देते हैं तब भी होता है, जब एडमिशन लेने जाएंगे तो हर टीचर बोलेगा आपको आओ आओ सबका IIT में कराएंगे, मेडिकल में कराएंगे, ये कराएंगे, और जब रिजल्ट आएगा तब क्या होगा, तो पता चला कुछ लोग अंदर है बाकी सब बाहर, बोला कि यही लोग रहेंगे बाकी का नहीं होगा, या बाकी का नहीं हुआ। तो मन में क्वेश्चन तो आएगा ना भाई, हमने एडमिशन लिया था तब तो आप बोल रहे थे सर तुम भी बड़े इंपॉर्टेंट हो, जितने इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट निकाला है लोग भी है, उतने इंपॉर्टेंट तुम भी हो, तो इनका तो रिजल्ट आ गया था, मेरा काहे नहीं है। तो उसी को समझो, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा काहे नहीं आता है रिजल्ट, है ना, कि कुछ बच्चों का रिजल्ट बनता है कुछ का नहीं बनता, रिजल्ट भी समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, यहाँ से अगर आप लाइनें ड्रॉ करेंगे, है ना, देखो यार समझना, यहाँ से अगर यहाँ से आपने लाइनें ड्रॉ किए तो कोई भी लाइन जो भी आप ड्रॉ करेंगे ना, वो सरफेस को कम से कम 2 बार कट करेगी, 4 बार कर सकती, 3 बार नहीं करेगी, 2 बार करेगी, 4 बार लाइक दैट, हालांकि 2 ही बार ऐड कर रहा है। हर सरफेस को कितनी बार कट करेगा, 2 बार। इसका मतलब यहां से फील्ड एंटर किया और यहां से फील्ड बाहर निकल गया, तो पूछे इसके अंदर रुका कितना, तो आप बोलेंगे भैया जितना एंटर किया उतना ही बाहर निकल गया। एंटर करने वाला बताए थे माइनस होता है, और बाहर जो निकलता है वो वाला फ्लक्स क्या होता है, प्लस। इन दोनों को सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। इसलिए जितनी फील्ड लाइनें इससे निकल रही हैं, वो जितनी भी एंट्री करेंगे सारी की सारी बाहर निकल जाती है। इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 0। भाई एक जेब से 500 रुपए दिए, दूसरी तरफ से 500 ले लिए, मुझे कितना कंट्रीब्यूट किया, घंटा कंट्रीब्यूट किया तुमने, जितना दिया था वापस ले लिया सारा। तो यहाँ से जितना हो गया अंदर गया उतना सारा बाहर हो गया। इज इट ओके, समझ में आ रही कहानी। इसलिए जो बाहर चार्ज है उनका कंट्रीब्यूशन कितना, 0। तो यही इनको समझाया था, तेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब अंदर वाले का देखो, अंदर वाले से जो चार्ज फील्ड जाएगा उसे देखो, सरफेस को एक बार कट करेगा, एक बार कट कर, जैसे इससे अगर कोई एक भी होता ना, अगर जो जाए वो टेंजेंट भले हो जाए, एक बार कट करने वाला कोई नहीं मिलेगा बाहर वाले से। जिससे एक भी मिल जाता तब तो बोलते कि कंट्रीब्यूशन है, भाई 1 ही रुपए कंट्रीब्यूशन, बट है तो लिखना पड़ता ना। यहाँ तो पता लगा कि कोई कंट्रीब्यूशन है, जितना जा रहा सारा का सारा बाहर। और लेकिन अंदर वाला जो है कम से कम देखोगे बहुत सारी मिलेंगी, हालांकि कम से कम एक तो मिल ही जाएगी, है ना। तो अब बताइए कि इनका कंट्रीब्यूशन है। इसलिए जब आप यहाँ पे लिखते हैं तो बेसिकली आउटपुट लिखते हैं, तो बोलते हैं भाई तुम्हारा आउटपुट 0 है बाहर वालों, क्योंकि तुमने जितना भी फ्लक्स तुम्हारा एंटर किया था सारा का सारा बाहर निकल गया, इसलिए तुम्हारा कंट्रीब्यूशन फाइनली 0। हम तो बराबर का भाव दिए थे तुमको निकालने के लिए कि भाई फील्ड सबसे लेंगे, लेकिन तुम चीटिंग कर रहे थे, इसलिए तुम्हारा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कितना, 0। तो ये सिंपल सी बात है। बाहर का मतलब यही समझो, एक कान से गया दूसरे कान से बाहर। तो जो कुछ टीचर सिखा रहा है आप सीखे, स्टोर किए, तब तो भैया रिजल्ट बनोगे। न स्टोर किए, एक से एंटर किया दूसरे से बाहर, तो फाइनली जब रिजल्ट 0 आएगा तो यही बताएंगे कि बेटा यही किए थे, एक कान से सुने थे दूसरे से बाहर निकाल लिए थे, राइट ना। तो ध्यान देना भाई बहुत जरूरी चीज है। जब तक आप टीचर की बातों पे थोड़ा ध्यान दे करके, तो प्रैक्टिस देखो सबसे बड़ी चीज होती है। सीखो वो टीचर का काम है, उसके बाद उसमें प्रैक्टिस करोगे तभी आउटपुट आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आने वाला है, ये पक्का मान लो। चाहे जिससे सीख लो, तुमको जो है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, चीजें लगेगी कि हाँ हमको समझ में आता है, हम कर लेते हैं, बट प्रैक्टिकली निकलेगा नहीं, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बाहर वाले चार्ज क्यों नहीं लिए गए, क्योंकि उनसे निकलने वाली लाइनें जितनी भी थी फील्ड की, सब सरफेस को 2 बार कट कर रही थी, इसलिए उनका नेट कंट्रीब्यूशन 0। एक बार इन करना, दूसरी बार बाहर निकल जाना, राइट। अंदर वाले इसलिए लिए गए क्योंकि वहां से जो लाइन जा रही थी तो सरफेस को एक बार, कम से कम एक तो मिल ही जाएगा जो एक बार कट करे, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन है, इसलिए वो चार्ज यहाँ रखे गए थे। अब इस कॉन्सेप्ट पे देखो, एलसीवी की जो बुक है ना, है तो बड़ी लाजवाब। अगर आप उसके क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे तो लाजवाब है, वैसे करते जाओ तो लगेगा कुछ नहीं, 10 20 25 या किसी में 60 किसी में 65 क्वेश्चन दिया, कुछ है नहीं। तो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन दिया इसी कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए। देखो कि सॉल्व एग्जाम्पल में है, नहीं सॉरी अनसॉल्व एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर जो नहीं मल्टीपल एग्जाम्पल होते हैं, मतलब मल्टीपल करेक्ट उसमें है। ऐसे एक हेमिस्फीयर बना हुआ, क्या है ये, हेमिस्फीयर। क्वेश्चन लेते हैं, सेम कॉन्सेप्ट को पूछा हुआ है, आप बुक पलट के देखिएगा। 4 चार्जेस रखे हुए हैं,
एक इसी लाइन पे रखा हुआ है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे Q1 Q2 Q3 Q4 ये ओपन है, ध्यान रखना ओपन है ना। वो कहानी बताई ये थी कि अगर एक क्लोज होता तब तो बाहर वालों का सभी का कंट्रीब्यूशन 0, ओपन में वो कहानी नहीं होगी। इस कॉन्सेप्ट को चेकिंग है। इसमें ये पूछा गया है कि बताइए इसमें कौन से ऐसे चार्ज हैं जिनको हटा देने के बाद भी, इन चारों में से वो कौन कौन से चार्ज है जिनको हटा देने के बाद भी जो टोटल फ्लक्स है वो सेम रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे वर्ड में पूछा जाए तो ये कह रहा है वो कौन कौन से चार्ज हैं इन चारों में जिनका फ्लक्स कंट्रीब्यूशन इससे 0 है। हेमिस्फीयर है, ओपन है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर ऐसे कौन कौन से हैं जिनका कंट्रीब्यूशन 0 है, तो किसका किसका होगा भाई आइडेंटिफाई कर, तो ओरल क्वेश्चन है। अभी समझाया है, क्या करेंगे, लाइनें ड्रॉ करेंगे। देखो इससे लाइन ड्रॉ करो, एक ही बार गया है, सरफेस को और कहीं कट नहीं किया, एक लाइन मिल गया, बोलेंगे इसका कंट्रीब्यूशन है, राइट। इससे ड्रॉ करो, मिल जाएगा, कोई भी ड्रॉ करके देख सकते हो, पता चला भाई इसका भी कम से कम एक लाइन तो मिल ही गया जो सरफेस को एक ही बार कट करा, यहाँ पे कट करा, यहाँ तो ओपन है, ये भी यहाँ पे, राइट ना। इसका कंट्रीब्यूशन है इसके फ्लक्स में, इसका कंट्रीब्यूशन है, उसे इसका कंट्रीब्यूशन है। तो आप देखेंगे यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ कर लो, सरफेस को 2 बार कट करेगा। कितनी बार कट करेगा, 2 बार। देखो यहाँ से इन किया और यहाँ से बाहर, इसका मतलब इसका कोई भी सिंगल लाइन नहीं मिलेगी जो एक बार कट करे। आप दूसरा बना सकते हैं, टेंजेंट भले बजे, लेकिन जो भी एंट्री करेगा 2 बार कट करेगा ही करेगा। तो सिंपल सी बात हो गई कि भैया इसका कंट्रीब्यूशन इसमें कितना है, 0, क्योंकि जितना इन कर रहा है उतना ही बाहर। तो एक आइडेंटिफाई हो गया, कौन हुआ वो, Q1, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 0। अब दूसरा जब देखा जाए भाई इसका कंट्रीब्यूशन है कि नहीं, इससे भी जो लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे वो सरफेस को कितनी बार कट करेगी, 2। देखो यहाँ से गया और यहाँ से बाहर, तो बोलेंगे भाई इसका भी कंट्रीब्यूशन 0 है, इनका और इनका कंट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि कौन से 2 चार्ज रिमूव कर दें कि फ्लक्स सेम रहे। तो कौन से 2 चार्ज है जिनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, निकाल दो, इनका नहीं है, इनको हटा भी दोगे तब भी तो आउटपुट वही रहेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, Q1 एंड Q4, राइट। अब अगर मैं उससे पूछ लूं, देखें अगर ये क्लोज कर देता तब क्या आंसर होता है, तब तो सभी का 0 हो जाता। वैसे भी दिख रहा है, देखो ये वाला फिर यहाँ से कट करके निकलता है, इसीलिए ओपन में पूछा गया है, सिर्फ आपके उस कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए। आई होप इट इज क्लियर, पक्का ना, चलो ठीक है। अब इसमें जब हम लोगों ने फ्लक्स पढ़ लिया है, फ्लक्स पढ़ने के बाद होगा क्या भाई, फ्लक्स निकालने के 2 मेथड, एक हो गया E डॉट ds है, दूसरा होगा चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन वो सिर्फ कब एप्लीकेबल है, ये जो फॉर्मूला है फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इन क्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तब एप्लीकेबल है जब सरफेस क्या हो, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। और ये जो फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू E डॉट ds का इंटीग्रेशन, ये कहीं पे भी लग जाएगा, क्लोज रहेगा तब भी, ओपन रहेगा, ओपन सरफेस है तब भी आप इससे निकाल सकते हैं, क्लोज है तब भी इससे निकाल सकते हैं, दोनों के लिए एप्लीकेबल, राइट ना। तो दोनों में इससे निकाला जा सकता है, ये बेसिक हो गया। और ये हो गया भाई एक स्पेशल रिजल्ट जो गॉस साहब ने दिया कि फ्लक्स किसके बराबर है, चार्ज बाई एप्सिलॉन, लेकिन ये किसके लिए, क्लोज के लिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन है इसी पे बनते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे आते हैं, स्कूल में भी हर तरह के एग्जाम में गॉस से इस पे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो आ जाओ एक एक करके हम लोग क्वेश्चन करना चालू करते हैं। तो सबसे पहला बेटा एकदम इजी सा, एक स्फीयर है, इसके सेंटर पे चार्ज Q रखा हुआ है, कितना चार्ज रखा हुआ है, Q। कह रहा बताइए इसके सेंटर पे चार्ज कितना रखा हुआ, Q। पूछ रहा बताइए इससे कितना फ्लक्स लिंक होगा, ये स्फीयर है, पूछा इससे कितना फ्लक्स होगा, रेडियस भी दिया होगा। तो आपको पता है यार कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना लिखेंगे आप, फ्लक्स इज इक्वल टू कितना चार्ज इसके अंदर आया, तो आप लिखेंगे Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन, राइट। किसी ने दूसरे ने पूछा, ध्यान से सुनना, पूछा ये Q है, 2r रेडियस है, कितना रेडियस का है, 2r। पूछा कितना फ्लक्स होगा, क्या हॉलो स्फीयर है, अभी भी क्या लिखोगे, Q बाई एप्सिलॉन। क्यों दिया,
रेडियस से कोई लेना देना नहीं। क्यों? लाइन एक क्यू से जितनी निकलनी है वो सारी की सारी जाएंगी, चाहे रेडियस आर कर लोगे तब भी, 2r करोगे तब भी वही लाइनें जाने वाली है। कोई अलग लाइन थोड़ी 2r से पास करने लगी, जो यहाँ से पास करेगा वही तो जाएगा। तो पूछा आर रेडियस है कितना, 2r से, तो आप क्लियर होना चाहिए कि रेडियस का कोई लेना देना नहीं, सीधा क्लोज है। तो सबसे इजी सा तरीका चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब किसी ने कहा सर सेंटर पे नहीं रखते हैं, यहाँ रख देते हैं चार्ज क्यों? पूछा बताइए सर कितना फ्लक्स होगा, तब भी यही आंसर होगा भाई, कहीं रख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इट क्लियर? यस। चलो आ जाओ थोड़ी सी बात करते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन तो इजी सा कि अगर स्फीयर के अंदर कहीं भी कोई चार्ज रख दिया जाए, पूछे कितना फ्लक्स, तो आसानी से चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन जो सबसे कॉमन स्टार्ट होता है यहां से। एक क्यूब है हमारे पास, क्या है? क्यूब। क्यूब के सेंटर पे, एग्जैक्टली सेंटर पे रखा, ध्यान रखना है ना। नाम भी रख देते हैं इसका भाई, ए बी सी डी ई एफ। क्यूब बनाइए, उसके सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज रखिए क्यूब। ठीक है, पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन को, फिगर बना लो। देखो, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, find electric flux link with, find electric flux link with, ए पार्ट लिखे क्वेश्चन का, क्यूब, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ, ए पार्ट लिखे डालिए क्यूब। बी पार्ट लिखिए, बी पार्ट में क्या लिखेंगे भाई? विथ ईच सरफेस, ईच सरफेस, सरफेस की जगह ईच फेस लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। कितने फेस होते हैं इसके? 6, पता है ना, 4 साइड वाले, एक छत और एक नीचे। क्यूब है, क्यूब कमरा दिख, जहां बैठे हुए देख लो कमरा, कमरा जल्दी क्यूबाइड होता है, बट एज्यूम कर लो कि सब साइड बराबर है, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई उतनी ऊंचाई, तो आपको क्यूब जैसा दिखने लग जाएगा। तो क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ, ध्यान रखना कहां पे रखा है? क्यूब के सेंटर पे। कह रहा बताए सबसे कितना कितना फ्लक्स होगा। पहला तो पूछा क्यूब से ही कितना होगा, तो बड़ा इजी, आ जाओ सॉल्व करना चालू करते हैं। सॉल्यूशन ए पार्ट का, क्यूब क्लोज फिगर है कि ओपन है भाई? क्यूब क्लोज है, तो आपको सीधा सीधा लिख लेना है कि फाई इज इक्वल टू हाउ मच चार्ज इन क्लोज, कितना चार्ज अंदर रखा गया क्यूब, तो क्या लिखोगे भाई? क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन। हो गया आंसर। फिर बी पार्ट पूछेगा, एक एक फेस से बताओ। अब ध्यान से सुनना, एक एक फेस से हम लोग डायरेक्टली, एक फेस का मतलब अगर एक फेस लेते हैं तो उसके लिए ओपन हो गया ना, क्लोज है, सारे लेंगे एक साथ तब क्लोज हो गए, एक फेस लेंगे तो अलग दिखाने लगेगा। तो एक एक फेस से पूछ रहा है कितना होगा, तो एक एक फेस से अगर निकालना है आपको, तो सबसे पहले रूल सीखो, ये तभी आंसर देंगे जब सिमेट्री दिखाई देगा। सिमेट्री नहीं होगा तो मना कर दिया जाएगा। जुगाड़ में कुछ निकलेंगे, लेकिन इन जनरल जहां सिमेट्री नहीं दिखाई देगी वहां स्ट्रेट मना कर, ना बताएंगे, जाओ जो करना कर लो, है ना, पूछेगा ही नहीं। यानी जब क्वेश्चन पूछा गया तो ध्यान रखना 99% चांस है कि वहां सिमेट्री है और उसी से निकलेगा। 1% क्वेश्चन होता है जिसके लिए कुछ अलग ट्रिक भी लगती है, राइट ना। तो ये मान के समझो, यहाँ पे पूछा गया कि बताइए हर एक फेस से कितना होगा। तो जरा ध्यान से देखो, एक फेस को देखते हैं हम लोग। अगर एक फेस को सेंटर पे हम लोग चार्ज रखते हैं, ध्यान समझ, सेंटर पे चार्ज रखे तो जो बेस है जहां पे आप कमरे में बैठे हो, जरा उसको देखो, वो एक स्क्वायर दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? स्क्वायर। मान लेते हैं साइड ए का है, कितने का साइड है? ए का, तो उसका साइड दिखाई देगा ए बाई ए, दिखाई दे रहा है सबको, ए बाई ए। उसके सेंटर से चार्ज का डिस्टेंस देखोगे तो कितना दिखाई देगा बेटा? ए बाई 2। कितना दिखाई देगा? ए बाई 2। तो कैसा सिचुएशन हो गया कि एक स्क्वायर है जिसके, एक स्क्वायर है ए बाई ए का, जिसके सेंटर से ए बाई 2 हाइट पे चार्ज रखा हुआ, राइट। अब देखो यार दूसरे को देखो, छत को देखो, छत भी कैसा दिखाई देगा? ए बाई ए। छत कैसा दिखाई देगा? ए बाई ए का एक स्क्वायर, उससे कितने नीचे पे है ये? ए बाई 2। उससे कितना डिस्टेंस है इसका? ए बाई 2। तो जैसा ग्राउंड के साथ सिचुएटेड है वैसा ही किसके साथ सिचुएशन है? छत के साथ। अब जरा राइट और लेफ्ट जो दीवारें देखो, जरा ये दीवार देखो, इस दीवार का भी साइज क्या हो जाएगा भाई?
ए बाई ए, और इसके सेंटर से चार्ज का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, आपको पता है ए बाई टू। ये भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। इससे देखो ए बाई ए का है, दिख रहा है, ए बाई ए, उसके सेंटर से इस चार्ज का डिस्टेंस ए बाई टू। आप देखेंगे हर सरफेस, जैसे ये वाला सरफेस है ए बाई ए का, इससे ए बाई टू पे है, ये छत हो गया ए बाई ए का, इससे भी इसका डिस्टेंस ए बाई टू है। एक दीवार हो जाएगी साइड वाली, इससे भी डिस्टेंस ए बाई टू, फ्रंट वाली, पीछे वाली, इस साइड वाली, सबके सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना, ए बाई टू। सिमेट्रिक है, और ये क्यूब जो है वो सिमेट्रिक फिगर भी होता है। ये क्यूबाइड होता तो आंसर मना करते, ना बताएंगे भाई, जाओ जो करना है कर लो, ना बताएंगे, राइट ना। टोटल तो बता देते, लेकिन एक एक फेज से पूछता तो मना करते, नहीं बताएंगे। लेकिन क्यूब है तो बताएंगे, क्यों, क्यूब सिमेट्रिक है। क्यूबाइड होता तो एल बी अलग अलग हाइट हो जाती है ना, तीनों एल बी एच, तो बताना कठिन था, राइट ना। तो यहाँ ध्यान समझना, जब भी पूछेगा सिमेट्रिक फिगर रहेगा, तो यहाँ सिमेट्रिक दिख गई हम लोगों को कि भैया ये सारे फेज सिमेट्रिक है, तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग। लिखो ईच फेस इज, देखो ईच फेस इज सिमेट्रिकली सिचुएटेड, ईच फेस इज सिमेट्रिकली सिचुएटेड विथ चार्ज, each face is symmetrically situated with charge, therefore electric flux will be equally divided, therefore electric flux will be equally divided with each surface, with each face। तो एक फेस से कितना हो जाएगा भाई, तो 5 विथ फेस, तो हो गया टोटल जो फ्लक्स था उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दो, 6। क्यों, क्योंकि 6 फेस है और सभी से बराबर बराबर है। अब एक टोटल कितना है ये हम लोग को पता है, तो रख डालो भाई, कितना हो गया, Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ 6 है तो 6 एप्सिलॉन। ये हो गया भाई हर फेज से कितना होगा। इज इट ओके, क्लियर है। तो फ्लक्स जो हर फेज से कितना होगा, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, बट ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, है ना, थोड़ा घुमा के पूछा जाएगा। कैसे घुमा के, मैं उसको भी बना देता हूँ। लिख लो इसको, ये समझ में आया, सेंटर पे रखा हुआ है, हर किससे होगा, क्यूब से कितना होगा, तो भैया इतना होगा। एक एक फेज से कितना होगा, तो सिमेट्री है, तो बोलेंगे सर सबसे बराबर बराबर, सबसे 1/6 कर दो। अब एक ध्यान सुनो, अगर मैं यहाँ नहीं रखा होता, कहीं जनरल पॉइंट पर रख देता, जो किसी से नजदीक किसी से दूर, यहाँ कहीं पे मान रहे बोर्ड के जैसे सामने ऐसे रख दिया, तो हर दीवार से सिमेट्रिक तो ना होगा, अथवा ऊपर भी करके रख देते हैं, ठीक है, या नीचे करके रख देते हैं। जैसे भी रख दोगे मानो सिमेट्रिक नहीं रहा, तो पूछे क्यूब से कितना है, तब तो यही आंसर। पूछे एक एक से कितना है, तो मना कर देना, भैया सिमेट्री नहीं दिख रही सर, नहीं बताएंगे, राइट ना। इसका मतलब पूछेगा नहीं, ध्यान रखना है, जब भी पूछा जाएगा देयर विल बी सिमेट्री। इज इट क्लियर। चलो आज अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन अब पूछा कैसे जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में, तो ऐसे पूछा जाएगा यार, एक ना स्क्वायर आपको सरफेस बनाएगा, बोलेगा ये स्क्वायर सरफेस है ए बाई ए का, कितने का, ए बाई ए का, इसके सेंटर से ए बाई 2 हाइट पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। पूछेगा बताइए इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, क्या पूछेगा कि इससे कितना फ्लक्स पास करेगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे अपने क्यूब को देखो, तो क्यूब का बेस आपका क्या था, ए बाई ए, कितने का था, ए बाई ए, उसके सेंटर से चार्ज कितनी दूरी पे था, ए बाई 2। तो बेसिकली इस पूरे क्यूब में से छोटा सा पोर्शन काट के अलग बना देगा। अब पूछेगा बताओ फ्लक्स कितना है, तो एक फेज से कितना आया था, ये हमने आपने निकाला, अभी निकाला था, कितना 5 विथ फेज कितना था भाई, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ये पूछेगा, ये पढ़ाया क्लोज करके जाएगा, बताया जाएगा डिवाइड कर, और पूछेगा उसको ओपन करके, देखता है कि वो आप पकड़ पाते हैं या नहीं, तब तो पकड़ ही लोगे यार, अब तो कुछ रहा नहीं। या इसको ऐसे समझ लो कि आप इसको पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे। एक दीवार यहाँ पे लगाएंगे, एक दीवार इसके ऊपर लगाएंगे, एक दीवार इसके ऊपर लगाएंगे, एक दीवार इसके ऊपर लगाएंगे, और एक छत लगाएंगे, ताकि ये कवर हो जाए, और ये फिर सेंटर पे आ जाएगा। तो सबसे बराबर बराबर, एक से कितना, क्यूब बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, फिर इससे कितना आपकी। इज इट ओके। तो क्यूब में हर चीज पढ़ाया क्यूब के फॉर्मेट में जाएगा,
बट क्वेश्चंस ओपन करके पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना तो अपने आप आ जाएगा। पक्का ना? अब अच्छा मैं ऐसे पूछ देता इसको, ये 2a है और ये 2 है और ये a है, तब भी वही बात है यार, इसका साइड है 2a का तो उसके आधे पे है, सेम कहानी है। तब भी आंसर कितना, q/6ε0। ठीक है, आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, टू में और भी इंटरेस्टिंग बातें हैं। यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है, तो नाम पहले देते हैं A B C D E F, और यहां पे पॉइंट चार्ज रखा गया Q। ठीक, अब इन सारी चीजों को समझने के लिए केमिस्ट्री का एक चैप्टर है यार, उसको थोड़ा सा आना चाहिए, वो सबको आता नहीं आता तो अभी बात कर लेते हैं। देखो सॉलिड स्टेट क्या है, उसमें आपने पढ़ा होगा 3-4 तरीके का स्ट्रक्चर होता है, मैं भूल रहा हूँ क्या क्या होता है, जो अपने काम का वो मैं बताता हूँ आपको। एक पढ़ा होगा आपने ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, उसमें डेंसिटी निकालते हो यार यूनिट का, है ना। तो बॉडी सेंटर्ड का मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूल होता है वो क्यूब के सेंटर पे होता है, ठीक है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल। जब उसकी डेंसिटी लेते हैं तो उसका पूरा मास लेते हैं, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम करना होता है, तो उस मॉलिक्यूल का पूरा सॉरी एटम होता है, तो उस एटम का क्या लेंगे हम लोग, पूरा मास लेते हैं, राइट ना। फिर एक होता है फेस सेंटर्ड, क्या होता है, फेस, यानी कि वो फेस पे होता है, तो अगर कोई फेस पे है तो उसका कितना मास लेते हैं, तो आपको याद होगा उसका आधा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसको सेंटर पे लाने के लिए एक, जैसे मान लो ये कमरा है, इसके छत पर अगर हमने एक चार्ज रखा छत पे, तो छत पे को मिड पॉइंट पे लाने के लिए ऊपर कमरा भी बनाना पड़ेगा, तो मिड पे आ जाएगा वो, राइट ना। तो बोलेंगे आधा इस कमरे के अंदर आ गया, आधा ऊपर वाले कमरे के अंदर आ गया। तो जब फेस सेंटर्ड होता है ना, FCC पढ़ा होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, उसका तो फेस पे रखा है, तो ये माने कि आधा इसके नीचे और आधा इसके ऊपर मॉलिक्यूल एटम ऐसे रखा हुआ, आधा मास यहाँ पे आ गया m/2, तो चार्ज रहेगा हम लोग का। अब मास की जगह क्या रहे, चार्ज। अगर कोई चार्ज हमने फेस पे रख दिया तो समझ लेना भैया कि आधा ऊपर है चार्ज और आधा अंदर है सरफेस के, राइट ना। तो पूछेंगे इसके अंदर कितना है, तो कितना बोलोगे, q/2। अब बॉडी के पूरे अंदर रहेगा तब तो क्यों बोल ही देंगे हम लोग। एक होता है ना कॉर्नर पे चार्ज रखते हैं, कहां पे रखते हैं, कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे अगर हम लोग चार्ज रखेंगे तो आपको पता है इसको सेंटर पे लाने के लिए 8 क्यूब रखने पड़ते हैं। कितने क्यूब रखने पड़ते हैं, 8। एक यहाँ पे, एक इसके बगल में, 2 इसके पीछे, 4 तो हो गए, तब आधा आएगा, और इसके ऊपर 4 और बनाओगे तब जाके ये सेंटर पे आएगा। तो कॉर्नर पे रखा रहेगा तो कितना आ जाएगा भाई, 8 क्यूब बनाने के बाद सेंटर पहुंचता है, तो बोलेंगे भैया कि 1/8, कितना, 1/8। तो 3 चीजें आपको याद आ गए, वहां केमिस्ट्री में पढ़ाया भी गया होगा कि अगर सेंटर पे रखा हुआ है, अंदर रखा है तो कोई बात ही नहीं, पूरा का पूरा चार्ज आ गया। फेस पे रखा हुआ है तो कितना चार्ज अंदर, आधा, q/2। और अगर कॉर्नर पे रखा है तो कितना अंदर, q/8। ध्यान रखना, कॉर्नर पे रखा है तो कितना, q/8। अच्छा पूछा कि इस पे रख दिया गया साइड पे ऐसे, तो साइड को अंदर लाने के लिए 4 बनाने पड़ते हैं। कितने बनाने पड़ेंगे, 4। तो बोले q/4, कितना बोलोगे, फिर एज पे रख दिया गया अगर तो कितना बोलोगे, q/4। 4 चीजें बताई हमने, पूरा अंदर तो बोलेंगे पूरा चार्ज अंदर है q। अगर फेस पे रखा हुआ है तो बोलेंगे आधा चार्ज अंदर आधा चार्ज बाहर। अगर यहां रखा है तो बोलना बेटा आधा अंदर आधा बाहर। यहां पे रखा है एजेस पे, है ना, फेस, ये जो एजेस हैं, अगर इस पे रखा है तो यहाँ पे बोलना बेटा q/4 अंदर, बाकी 3q/4 बाहर। और अगर कॉर्नर पे रख दिया तब बोलना भैया q/8 अंदर और बाकी सारा बाहर। ये 3 रिजल्ट हैं जो आपको याद रहने चाहिए, ताकि आपको कैलकुलेशन बड़े आसानी से होने, ज्यादातर पूछता है तो ध्यान रखना भाई। अब आगे अगर हम लोग अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे पास एक क्यूब है, इस क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज q रखा हुआ है। कितना रखा हुआ है, इस क्यूब के कॉर्नर पे एक चार्ज q रखा हुआ है। तो क्वेश्चन को लिखो, फाइंड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ, लिंक विथ भी लिख सकते हो, या एसोसिएटेड विथ, ए पार्ट लिखिए, क्यूब इसके साथ निकालना है, और बी पार्ट भाई फेस, ईच फेस,
ठीक है। क्या पूछा कि पूरे क्यूब से कितना होगा, और पूछा भाई एक एक फेस से कितना होगा। फेसेस का नाम यहाँ दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, काम का है। क्वेश्चन इसी के आते हैं। वो वाला पहला क्वेश्चन बहुत पुराना हो गया है, तो अब नहीं पूछते लोग। इसमें बात करें आगे, तो ध्यान से देखो। आ जाओ, सोल्यूशन लिखना चालू करते हैं। पहले फाइव ये पढ़ कर लिखिए। अगर क्यूब से निकालना है, फाइव किससे निकालना है हमको? क्यूब से। तो क्यूब एक क्लोज फिगर है, देख ले इसके अंदर कितना चार्ज आए, है ना। तो आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर कॉर्नर पे रखेंगे तो कितना चार्ज अंदर आएगा बेटा, तो आपको पता 1/8। तो कितना चार्ज अंदर आया बताओ? Q डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई एप्सिलॉन। क्लोज फिगर के लिए तो सीधा फार्मूला, चार्ज इन क्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कितना अंदर चार्ज हुआ? Q बाई 8 डिवाइड बाई एप्सिलॉन। कितना हो गया? Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। इज इट ओके? अब पूछा भी फेस से कितना होगा? बी पार्ट फेस से निकालना है। इसमें थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, कैसे कैसे निकलेगा। तो इसको समझो जरा सा। क्यूब, अब चूंकि पूरा कमरा तो आपको कैमरे में दिख नहीं रहा है, तो विजुअलाइजेशन क्लासरूम में बहुत बढ़िया होता है। या थोड़ा सा इसी बोर्ड को समझते हैं, कमरे की एक दीवार बोर्ड पे ले लेते हैं, और शायद आपको फिर समझ में आए कि यहाँ से छत जा रहा है ऐसे, यहाँ से बॉटम, यहाँ से एक दीवार ले लेना भाई। तो आप कोशिश करते हैं कि समझ में आ जाए। इज इट ओके? तो ध्यान से देखो, इस कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे इस कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है। बोर्ड का ये कॉर्नर जो दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे इस कॉर्नर पे क्या रखा हुआ है? एक चार्ज। यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलेंगी हर डायरेक्शन में। ऐसी कोई लाइन यहाँ से ड्रॉ करो जो इस बोर्ड को पार करके निकल जाए। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान समझना। यहाँ से इस पॉइंट से ऐसी कोई भी लाइन ड्रॉ करिए जो उसको पार करके निकल जाए। यहाँ पे मान लो चार्ज रखा है, यहाँ से एक लाइनें निकल रही है, ऐसे ऐसे बहुत सारी लाइनें। आपसे करें कि एक ऐसी लाइन बना जो बोर्ड को पार कर जाए, तो आप कोई भी लाइन नहीं बना पाएंगे। क्यों? जो भी लाइन बनेगी बोर्ड पे बनेगी, बोर्ड से ऊपर बनेगा। बोर्ड को पार करता हुआ निकलने वाला एक भी लाइन यहाँ से बोर्ड से ही चले और बोर्ड को पार कर जाए, ऐसी कोई लाइन नहीं बनेगी। राइट ना? किस पे आएगा? बोर्ड पे। इसका मतलब हो गया कि इससे जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि कोई भी फ्लक्स इसको पार करके नहीं निकल पाएगा। सर टेंजेंट है इस सरफेस पे। क्या बनेगी? जितनी लाइनें बनेंगी टेंजेंट। राइट ना? तो बोलेंगे इससे पार करने वाली कोई लाइन है? बोलेंगे भाई कोई लाइन नहीं है। इस सरफेस से अगर फ्लक्स कोई पूछे तो कितना बोलोगे? 0, क्योंकि इस सरफेस को किसी ने क्रॉस नहीं किया। इज इट ओके? राइट। यहां से दूसरा देखा, जो यहां से दीवार चलेगी ऐसे, अगर आप यहां से फिर लाइन ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट ही बनेगा। ये भी क्या बनेगा? टेंजेंट बनेगा, जिसको क्रॉस करके नहीं निकलेगा। जो यहां से आए और ऐसे सरफेस पे बनाते हुए क्रॉस कर जाए, क्रॉस कैसे करेगा? टेंजेंट ही बनेगा यार। जो यहाँ से छत जाएगा, यहाँ से कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे वो टेंजेंट बनेगा। पार करने वाली लाइन यहाँ से नहीं बनेगी। यहाँ से निकले और यहाँ से पार कर जाए, यहाँ से निकले यहाँ से पार कर जाए, कैसे करेगा? नहीं करेगा। राइट ना? ये कॉर्नर पे है जस्ट, यहाँ से जो भी निकलेगा उस पर टेंजेंट बनेगा, कोई पार करने वाला नहीं बनने वाला कि यहाँ से निकला लाइन और यहाँ से पार कर गया, ऐसे कोई नहीं बनेगा। जो भी बनाओगे ऐसे जाएगा लाइन, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ध्यान समझना, यहाँ पे बातें हैं, कोशिश करते हैं साथ विजुलाइज हो जाए। ये ए पॉइंट पे जो चार्ज है उससे कोई भी लाइन जो निकले, ए बी सी डी छत, इसको पार नहीं करेगा, इस पे टेंजेंट बनेगा, तो इससे कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं होगा। जो पीछे का ये बोर्ड वाली दीवार हो गई है ना, ए बी जी एफ, इससे भी जो लाइन निकलेगी वो इस सरफेस को क्रॉस नहीं करेगा। और तीसरा देखो ये वाला ए डी ई एफ, इससे भी जो लाइन आएगी सब टेंजेंट आएगी, कोई क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन कोई कहे इससे निकलने वाली लाइन इसको पार करेगा, तो देखो एक सरफेस ये हुआ जो साइज क्यूब के सामने वाला सरफेस यहाँ दिखाते हैं, यहाँ से जो लाइन निकलेगा उसको पार करेगा। यहाँ जो दीवार ऐसे बना रहेगा उसको पार करेगा। राइट ना? यहाँ जो दीवार बना रहेगा उसको पार नहीं करेगा, इस पर टेंजेंट बन जाएगा। राइट ना? लेकिन जो यहाँ दीवार रहेगा उसको पार कर जाएगा, यहाँ से निकलने वाली लाइन। इज इट ओके? तो बाकी जो तीन बच गए, बी सी एच जी, इनसे पार करेगा। डी सी एच ई, इनसे भी करेगा। और कौन सा बच गया? ये वाला भी, ई एफ जी एच, इनसे भी पार करेगा। इसको विजुलाइज ऐसे करना है, अपना कमरा देखना, कमरे का एक कॉर्नर देखना, ठीक, उस कॉर्नर को स्पेसिफाई करना, वहां से लाइन खींचना या डंडा ले लेना, समझ विजुलाइजेशन में,
उस डंडे को ऐसा ड्रॉ करना कि वहां से जो लाइन निकले वो इसको पार कर जाए, तो कर जाएगी, आपको दिख जाएगा ऐसे डंडा जाता हुआ, एरो जाता हुआ, राइट ना। लेकिन वहां से उसी कोने से एक लाइन पास करो जो छत को क्रॉस कर जाए, तो नहीं मिलने वाला है। आप देखेंगे जो भी मेरा टेंजेंट बनेगा, क्रॉस करने वाला छत को जगह जगह से, वहां कॉर्नर से चल के कोई भी उसको क्रॉस नहीं करेगा। इट ओके। तो ऐसे ही देखेंगे जो है, यानी यहां से समझो कि इस पॉइंट से जो सरफेस कनेक्टेड है, ए बी सी डी, ए बी जी एफ या ए डी ई एफ, इनसे कभी कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। बाकी जो 3 बच गए उनसे पार करेगा। पहले तो यहीं पे लिखना है, लिखो। अब सॉल्यूशन लिख रहे थे बी पार्ट का। ठीक है, बी पार्ट का सॉल्यूशन कर लिखो। द surfaces containing charge, the surfaces containing charge has no flux link, यानी कि फाई विथ फेज कितना हो गया 0। द नेम ऑफ फेज क्या हो जाएगा भाई, कौन कौन सा फेज है उसका नाम दे दिया जाए। हमने क्या बोला, द फेसेस कंटेनिंग द चार्ज, यानी जिनसे मिलके चार्ज, जो चार्ज को रख रहे हैं, है ना, उनके कॉर्नर पे है, उनसे फ्लक्स कितना होगा 0। ठीक है। और कौन कौन से फेस है यहाँ पे नाम लिखते हैं, ए बी सी डी, छत है ना, ए बी सी डी। दूसरा कौन सा सरफेस है भाई, ए डी ई एफ, ए डी ई एफ। और कौन सा भाई, ए बी जी एफ, ए बी जी एफ। आप इनको ध्यान से देखिएगा, इनमें सभी को लिखने में ए लेटर आया है, इसका मतलब इनसे जो भी लाइनें ड्रॉ करेगी बेसिकली टेंजेंट बन जाएगा और वो कभी इसे क्रॉस नहीं करेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये क्यूब है, यहाँ कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ से जो लाइनें जाएंगी वो इस पे टेंजेंट बनेंगी ऐसे। इसको पार करने वाली लाइन यहाँ से नहीं चलेगी, यहाँ से पार करने वाली लाइन इसको क्रॉस करेगा, इधर से निकल जाएगा, लेकिन यहाँ से न लाइन इसको भी पार नहीं करेगा, छत को नहीं पार करेगा। छत पे टेंजेंट बनता है, इस पे और इस पे टेंजेंट बनना है। अगर यहाँ रखा हुआ है तो इसके नाम लिखने में भी ये कॉर्नर आया है, इस सरफेस का नाम लिखने पे भी ये कॉर्नर आया है, और छत का नाम लिखने पे भी ये कॉर्नर आया है। इस तीनों जो इसको रखते हैं बेसिकली उन पे फ्लक्स कितना हो जाएगा 0, क्योंकि कोई भी लाइन इसको पार नहीं कर रही, क्रॉस नहीं कर रहा, राइट ना। बाकी 3 से करेगा, यहाँ से जो देखो लाइन जाएगा ऐसे, वो इसको पार करके निकल जाएगा, यहाँ से जाने वाली लाइन ऐसे जाएगी, इस सरफेस को पार कर जाएगा, पीछे वाले को कर जाएगा, नीचे वाले को कर जाएगा। जी ओके। ये थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आ जाए तो बहुत बढ़िया बेटा, नहीं तो कुछ याद करने के भी ट्रिक्स है, याद कर लीजिए। बाकी रिमेनिंग से क्या होगा भाई, अब रिमेनिंग से निकालना है। अब 3 फेज से तो क्लियर होगा कि नहीं होगा, वो पता लग जाएगा ऐसे, जिस पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है, फेज का नाम देखते समय अगर वो पॉइंट नाम में आ गया, कहीं भी आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, तो बोलना उससे कोई फ्लक्स नहीं होगा। अब बच गए 3, क्या इन तीनों से निकाल सकते हैं? तो अगर ये तीनों सिमेट्रिक होंगे, क्या होंगे सिमेट्रिक, तब तो बताएंगे कि भैया निकाल सकते हैं। अगर ये सिमेट्रिक नहीं तो फिर हाथ खड़ा कर देंगे, ना बताएंगे भाई जाओ। ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, इसको बेस को देखो, ई एफ जी एच, क्या है ये ई एफ जी एच, ये किस साइज का हुआ, ए बाई ए का दिख रहा है। इससे इस चार्ज का हाइट कितना है, ए डिस्टेंस, हाइट का मतलब डिस्टेंस से मतलब है, राइट ना। कितना हुआ ए, एक फेस हुआ जिसके एक कॉर्नर से इस चार्ज की हाइट हो गई ए, सेम साइज का सेम डिस्टेंस। अब जरा दूसरा देखो, ये वाला बी सी एच जी, इसका भी ए बाई ए ही है, और इसके भी एक कॉर्नर के सामने ही है, कितनी हाइट पे है भाई, ए, डिस्टेंस या हाइट जो भी बोल दो। तो ये और ये तो सिमेट्रिक हो गए। तीसरा भी देख लो बेटा, कौन सा, ये वाला डी सी डी ई एच दिख रहा है, ये भी ए बाई ए का ही है, और इसके कॉर्नर से इसका डिस्टेंस भी कितना ए ही है, कोई भी एक कॉर्नर के सामने है। तो बेसिकली एक सरफेस है, उसके कॉर्नर पे यहाँ पे है, तो सभी एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। हर का एक स्क्वायर है और उसके एक कॉर्नर के सामने चार्ज रखा हुआ, सबसे ऐसा ही दिखाई दे रहा है। चाहे इसके सामने रखो, चाहे इसके सामने, चाहे इसके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी एक कॉर्नर के सामने अगर रखा तो सिमेट्रिक ही दिखाई देगा, क्योंकि स्क्वायर चारों बराबर कॉर्नर होते हैं उसके, देखने में भी ऐसा लगता है। तो किसी भी कॉर्नर के सामने, तो इसके देखो, इसके सामने ए डिस्टेंस पे, इससे ए डिस्टेंस पे, इसके भी ए डिस्टेंस पे, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बाकी तीनों जो है वो सिमेट्रिक सिचुएटेड हैं।
अगर सिमेट्रिक है तो तीनों से बराबर बराबर, राइट ना। अब लिखो यहाँ पे एंड रिमेनिंग थ्री आर सिमेट्रिकली सिचुएटेड, and remaining three are symmetrically situated, and remaining three are symmetrically situated. Therefore flux will be equally divided. Flux will be equally divided. अब इनसे कितना हो जाएगा भाई, लिखेंगे 5 फेस, कितना भाई 5 टोटल जो भी आया था क्यूब का उसका थर्ड, 1/3 कितना 3 है, 3 से बराबर है। क्यूब से कितना आया था, थोड़ी देर पहले लिखा था हम लोगों ने, क्यू डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू 3, तो कितना हो गया भाई एक फिर से बोलो, क्यू डिवाइड बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। कोशिश की है कि आपको पूरा पूरा दिख जाए, हालांकि रूम रहता बहुत क्लियर दिख जाता है वहां पे। यहाँ पे भी देखो समझ में आ जाना चाहिए कि 5 विथ फेस कितना है, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। अब कौन कौन से फेस हैं तो मैं यहाँ नाम देता हूँ ताकि आप दोबारा देखें तो समझ में आ ही जाए बात। कौन कौन से फेस है भाई, फेस का नाम दे देता हूँ यहाँ पे जिनसे ये इतना होगा। एक तो ये BCHG, दूसरा कौन सा भाई, ये बॉटम EFGH, तीसरा कौन भाई, ये वाला नहीं था, कौन था भाई, एक ये सामने वाला CDEH। ये सारे वो फेस हैं जिनसे हर फेस से कितना कितना Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। अब जरा ध्यान से समझो, समझ में आ गई, थोड़ा सा याद भी रखो, रट्टा मार टेक्निक भी यूज कर लेना चाहिए। जिन फेस ये चार्ज पहले कहाँ रखा हुआ उसको देखो, उस पॉइंट को याद रखो, किस पे ए। अब फेस 6 फेस है, 3 से जाएगा 3 से नहीं जाएगा, कॉर्नर पर रखा तो क्लियर है उस चार्ज का पर्टिकुलर 3 से जाएगा और 3 से नहीं जाएगा। जिससे जाएगा उससे वैल्यू फिक्स है Q बाई 24 एप्सिलॉन, जिससे नहीं जाएगा उसकी वैल्यू फिक्स हो गई 0। अब किससे होगा किससे नहीं होगा ये पता लगाने का तरीका, फेस का नाम लिखिए। फेस का नाम लिखते समय अगर वो लेटर दिखाई देगा जिसपे चार्ज रखा हुआ है तो उसका कंट्रीब्यूशन 0, कितना 0 लिखा हुआ दिख रहा है, कहीं भी आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, कोई कहीं वो नाम अगर दिख गया इनमें बोलो उसका कंट्रीब्यूशन। और अगर उसको लिखते समय उसका नाम नहीं आया, जिसमें देखो कहीं ये नहीं दिखाई देगा, दिखाई दे रहा नहीं ना, तो उसमें सीधा सीधा लिखना Q बाई 24 एप्सिलॉन, राइट, सीधा सीधा रिजल्ट होगा, याद रख सकते हो। अच्छा मान लो मैं कहता हूं भाई ये माइनस क्यू है, तब ये तो 0 ही होने थे, लेकिन यहाँ पे फिर चार्ज को साइन के साथ रखते, -Q बाई 24, राइट ना, चार्ज को साइन के साथ रखते हैं गॉस में। आ जाओ तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी को क्लियर कर लें आपको क्वेश्चन दे करके। एक चार्ज ए पे रखा हुआ है Q, एक चार्ज B पे रखा हुआ है -Q, ठीक, एक चार्ज और कहीं भी रख लेते हैं, E पे रख लेते हैं +Q, 3 जगह पे चार्ज रखा हुआ है A, B और E पे। आपको बताना है फाइंड फ्लक्स, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with faces, क्यूब है भाई, क्या है ये क्यूब, राइट ना, फेसेस नाम दे रहा हूं, ये पार्ट ABCD, B पार्ट ABCD, अच्छा दिखाई दिया आपको। दूसरा हो गया भाई AD, चलो BGF, BGFA, राइट। तीसरा ले लेते हैं CDEH,
कोई भी ले सकते हो, 3 ऐसे सेलेक्ट कर लिया मैंने। इनसे लिखेंगे इस सरफेस से कितना है, इस फेस से कितना, इस फेस से कितना, राइट। ये हो गया क्वेश्चन। अब जब सॉल्व को केयरफुल सुनना, अपने आप समझ में आ जाएगा। एक एक करके लिखना है सबसे, ठीक है। क्वेश्चन मिटा देता हूँ, अब मैं लिखना सोल्यूशन चालू करता हूँ। ध्यान से देखो, सोल्यूशन में पहले एक का बनाते हैं। आ जाओ, मान लो आपको इस सरफेस से निकालना ABCD, तो आप ना पहले इसको मत देखो, इसके सामने ही जो जो फेस है उनका नाम रखिए। A रख दो ऊपर, B पे रखा हुआ तो B भी रख दो, और कौन सा भाई E रखा हुआ E पे रख दो। तीनों का नाम रखिए, A का, B का और E का। A पे कितना चार्ज रखो Q, B पे कितना रखो -Q, E पे कितना रखो +Q, ठीक है। अब आप ध्यान देखो, ABCD में पूछे बिना उस फिगर पे देखा, आप आंसर यहां से दे सकते हैं। A से देखो कितना होगा, A नाम इसमें आ गया है, तो आप बताएंगे किसकी वजह से जो फ्लक्स होने वाला है कितना है, 0। B नाम इसमें है, बोलेंगे हाँ है, तो बोलेंगे भैया उसका भी कितना, 0। E नाम इसमें है क्या, नहीं है, E पे कितना चार्ज है +Q, तो +Q डिवाइड बाई 24 एप्सिलॉन, Q डिवाइड बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। एक जिसका नाम नहीं आएगा उसका वह Q बाई 24 होता है, राइट ना। अब इन तीनों को सम करोगे तो लिख ही दोगे ना यार, कितना, Q डिवाइड बाई 24 एप्सिलॉन। आंसर हो। अब अगर कोई पूछे इससे, तो अब देखो इंटेलिजेंट हो गए तुम लोग। A नाम इसमें है तो है, यहां दिख रहा है, इसका कंट्रीब्यूशन कौन है, ये BGFA कहां था भाई, BGFA वही ABG है ना। अच्छा, B नाम भी है, B का भी कितना हो गया भाई, 0। अरे तो सेम ही आ जाएगा, ठीक है ना। सेम तो नहीं ले रहे, ABCD, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये BGFA, B दिखाई दे रहा है, कहाँ गया ये, G दिखाई दे रहा है, FA, ठीक, अलग सरफेस है। तो B एक यहाँ पे नाम दिखाई दिया, कंट्रीब्यूशन 0। B का भी कितना दिखाई दिया भाई, नाम दिखाई दे दिया, तो उसका भी 0। E नाम नहीं दिखाई दिया, तो लिखो भाई इसका कितना, Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। इसका भी आंसर वही आ गया बेटा, Q बाई 24 एप्सिलॉन। अगर इसका देखते हैं CDEH, C नाम देखा जाए, A नाम इसमें है क्या, नहीं, तो इससे कितना हो जाएगा, A पे कितना चार्ज था +Q, तो Q डिवाइड बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो B नाम है क्या इसमें, नहीं है, तो B पे कितना चार्ज था -Q, इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा भाई -Q डिवाइड बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। माइनस में है, शुरू में माइनस लगा लेते, एक ही बात है। अब उसके बाद देखा जाए E नाम है क्या इसमें, हाँ है, E तो दिखाई दे रहा है। E का कंट्रीब्यूशन कितना, 0, ठीक है। अब इन तीनों को सम करो, तो ये प्लस में जितना है उतना ये माइनस में है, तो टोटल सम कितना जाएगा, 0। तो बोला इससे कितना फ्लक्स होगा, तो कितना बताओगे, 0। कितना बताओगे, 0, पक्का। एक और एग्जांपल ले लें, जिससे अगर पूछ दे कोई ADEF, अब तो मुझे लगता है जैसे जैसे मैं बोलूंगा तुम लोग साथ साथ वहां पे लिखते समय ही कर सकते हो, खुद ही बोल के करना। A का कितना कंट्रीब्यूशन, आवाज आनी चाहिए, कितना, 0। B का कंट्रीब्यूशन, तो B तो नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, तो B पे चार्ज रखा हुआ -Q ना, तो -Q डिवाइड बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। और फिर भाई E दिखाई दे रहा है इसमें, हाँ E तो है, E का कंट्रीब्यूशन कितना, 0। टोटल कितना हो गया, -Q डिवाइड बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। इज इट ओके। आप किसी सरफेस का निकाल, 6 फेस है, 6 का निकाल सकते हो, देखना यही है, सिंपल सा रूल बताया गया, बिना फिगर पे गए। एक बार सिर्फ देखो कि फिगर में भैया चार्ज कहाँ कहाँ पे रखा है, और हर चार्ज का अपना कंट्रीब्यूशन होता है, दूसरे से उसको लेना देना है नहीं। तो एक एक चार्ज का लिखिए और फिर सब का सम कर दीजिए, स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल सीधे प्लस और माइनस में होगा, ऐड करिए, बताए हुए ये रहा आंसर। इज इट क्लियर, पक्का ना। अब यही क्वेश्चन देखो, जब ना स्कूल में पूछा, मिटा देते हैं,
ये जब स्कूल में पूछा जाता है तो किस फॉर्मेट में पूछा जाता है, जो कॉर्नर वाला है वो ऐसे पूछा जाएगा। देखो भाई एक हमारे पास ना स्क्वायर ले लेगा, क्या ले लेगा, स्क्वायर। बोलेगा ये साइड ए बाई ए का है, पूछेगा इसके कॉर्नर से, किसी भी कॉर्नर को ले सकते हैं, पूछेगा यहाँ पे चार्ज क्यों रखा हुआ ए डिस्टेंस पे, बताओ इससे कितना फ्लक्स होगा। क्या पूछेगा, बताओ इससे कितना फ्लक्स होगा, फाइंड फ्लक्स विद दिस स्क्वायर फ्रेम। तो बहुत सिंपल है बेटा, आपको पता है ये ए बाई ए का है और ये ए हाइट पे, सब क्यूब का कॉर्नर वाला ही केस है ये, उसी को ओपन करके पूछा जा रहा है। चीजें बताए आपको हमेशा ओपन करके पूछा जाता है। तो आप आंसर बहुत सीधा सा लिखेंगे, फाइव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू डिवाइड बाई 24 एप्सिलॉन। कितना हो गया, क्यू डिवाइड बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। इज इट ओके। अब इसमें और भी कॉम्बिनेशन बना के पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे, तब तक इसको आप पढ़िए, देखिए क्या क्या है, कैसे फ्लक्स निकाला जा रहा है चार्ट से। इसमें भी वैरायटी बहुत सारी बात है, ठीक है। अगली क्लास में बात करते हैं, ओके। तब तक आप उसको रिवाइज करते रहिए, राइट। ओके बाय।